स्टार्टिंग हमने ये करीब 10 बेडों से स्टार्टिंग किया था और आज लगभग हमारे पास में 300 बेड हमारे पास में अपने मौजूद हैं। हमें कहीं बाहर किसी की दूसरे की जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सारा काम अपना घर पे ही कर रहे हैं, अपना खुद। और घर के मेन चीज़ है कि घर में कहीं बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। और बेनिफिट भी अच्छा है, मतलब कमाई भी ठीक ठाक इसमें हो जाती है, इसमें बिक जाता है माल आराम से। स्टार्टिंग में शुरू में लगभग 3 से 4 महीने हम काफ़ी परेशान थे कि माल हम कहाँ पे बेचें। हम मार्केट में निकले, किसानों से मिले तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसमें किसी तरीके का हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। प्रॉफिट हमें लगभग इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली आराम से निकाल लेते हैं। जब माल की कोई दिक्कत है ही नहीं, माल जितना भी हम तैयार करते हैं हमारे पास में ज़्यादातर शॉर्ट ही रहता है मिल। तो अगर गांव में रहते हो, शहर में दूसरे की नौकरी करने से कोई बेनिफिट नहीं है, उसमें खुद के मालिक आप अपने आप बनिए और जितना आप इसमें मेहनत करोगे उतना ही आप इसमें कमाओगे। नमस्कार भाइयों, मैं परवेश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया फार्मिंग टेक्नोलॉजी में। भाइयों, आज की वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, करने की सोच रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे फार्मर से मिलाने जा रहा हूं जिसने कभी मात्र 10 बेड से स्टार्ट करा था और आज इनके पास 300 साढ़े 300 प्लस बेड हैं। तो भाइयों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मुकुल शर्मा जी हैं जो इस यूनिट के ऑनर हैं। तो मुकुल जी से बात करेंगे। मुकुल जी नमस्कार। जी नमस्कार भाई जी। नमस्कार। तो मुकुल जी से पूरी चर्चा करेंगे कैसे कोई भाई वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, कितना इससे मुनाफा हो सकता है, क्या क्या समस्याएं उसको आने वाली हैं, उसको वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मार्केटिंग की कोई समस्या है नहीं है, कहाँ मार्केट बना सकते हैं भाई, कैसे स्टार्ट करें। तो भाई पूरी चर्चा करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार भाई जी, सभी भाइयों को नमस्कार, किसान भाइयों को। सर मेरा नाम मुकुल शर्मा है जी और येसी वर्मी कंपोस्ट के नाम से हमारी एक छोटी सी यूनिट है। तो मुकुल जी, आप क्या करते हैं? इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले भैया मेरा केबल का काम था, केबल ऑपरेटर का काम था, केबल का जो घर घर केबल प्रोवाइड कराते हैं। अब धीरे धीरे जब से ट्राई ने कानून लागू किया, अपने पैकेज लागू करे हैं जी, तो काम उसका धीरे धीरे मेरा कम होता चला गया। तो मैंने उसके साथ साथ में फिर ये खाद का काम जो स्टार्ट किया था, वर्मी कंपोस्ट का जी। और स्टार्टिंग हमने ये करीब 10 बेडों से स्टार्टिंग किया था और आज लगभग हमारे पास में 300 बेड हमारे पास में अपने मौजूद हैं। तो मुकुल जी, आपको ऐसा बिजनेस में क्या लगा कि आपने इसी का ही चुनाव करा? सर एक तो हमारे पास में खुद की अपनी ज़मीन है, तो हमें कहीं बाहर किसी की दूसरे की जॉब करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सारा काम अपना घर पे ही कर रहे हैं, अपना खुद भी अपना आप यूज कर रहे हैं, बाकी और किसानों को भी हम इसे दे रहे हैं। और घर के मेन चीज़ है कि घर में कहीं बाहर जाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए। तो सर, जब आपने डिसीजन लिया कि मुझे वर्मी कंपोस्ट करना है, तो आपने कैसे तैयारियां करी? सर इसमें स्टार्टिंग जो करी थी हमने करीब 10 बेडों से करी थी और उसमें ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं हमें पड़ा था और बेनिफिट भी अच्छा है, मतलब कमाई भी ठीक ठाक इसमें हो जाती है, इसमें बिक जाता है माल आराम से। तो कौन सी क्वालिटी का आपने इसमें अर्थवॉर्म डाला हुआ है? ये फटीडा है, ऑस्ट्रेलियन फटीडा जो होता है। दूसरा सर, काफ़ी सारे फोन्स आते हैं, काफ़ी सारे भाइयों के सवाल भी होते हैं, सर कैसे वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करें, कैसे बिजनेस स्टार्ट करा जाए वर्मी कंपोस्ट का? सर इसके लिए तो स्टार्टिंग अगर हम कोई नया सपोज अगर सर मेरे को स्टार्ट करना है, आप मेरे को सलाह दीजिए कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। सर आपको अगर स्टार्ट करना, आपका ज़्यादा बजट नहीं है तो आप थोड़े भी लगा के स्टार्ट 5 से 10 पिन्नियों से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। 10 से 15-20 बेड जो भी आप करना चाहते हो जी, तो उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं आती है स्टार्टिंग में जी। और मुनाफा काफ़ी अच्छा है, बिक भी जाता है, इसमें बिकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ज़्यादातर लोकल के किसान, हमारे किसान भाई सारे ले जाते हैं इसे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता है किसान भाइयों को। तो किस रेट पे आप सेल कर रहे हैं? सर हम जो किसान भाइयों को 4.5 रुपये से लेके 5 रुपये पर केजी के हिसाब से हम किसान भाइयों को दे देते हैं। और दूसरा सर ये बताइए, जैसे कोई भाई यूनिट स्टार्ट करता है तो पहले क्या करे फिर क्या करे, यानी पहले समतल करे जमीन, फिर पन्नियां बिछाए? जी जी, पहले ज़मीन को लेवल होना चाहिए, पानी उसमें कहीं भी पानी नहीं भरना चाहिए ज़मीन में हमारी में। जहाँ हम काम करना चाह रहे हैं, पानी जब बरसात का पानी हो जाता है वो स्टॉक नहीं होना चाहिए। पानी निकलने का रास्ता, मेन चीज़ पानी निकलने का रास्ता होना चाहिए। क्योंकि अगर बेड हमारे पानी में डूब जाएंगे तो अर्थवॉर्म हमारे ज़मीन में अंदर घुसने की प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें आपको एक तो ज़मीन समतल होनी चाहिए, एक दूसरा पानी का निकासी जरूर होनी चाहिए, पानी नहीं स्टॉक होना चाहिए उसमें। तो सर अगर आपके सफ़र की बात करें, आज आपके पास 300 प्लस बेड हैं जी, तो कैसा आपका सफ़र रहा सर? ये सर स्टार्टिंग में देखो, सभी काम जो भी हम करते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है। कि सबसे स्टार्टिंग में हमने काम स्टार्ट किया था कि ये था कि हम खाद कहाँ बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, क्या हम इसका करेंगे। स्टार्टिंग में हमने जब स्टार्ट करा तो थोड़ा अपना 10 बेड से स्टार्ट किया था और बढ़ाते बढ़ाते आज हमारे पास में 300 बेड है। और हमारा जो खाद का काम है, जो खाद है हमारा वर्मी कंपोस्ट, लगभग हम मंथली जो है इसमें 10 से 15 से 20 टन माल हम
बना लेते हैं वो जी। सभी आराम से सेल हो जाता है। सर कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें समस्याएं चुनौतियां अक्सर रहती हैं, और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टार्टिंग में चुनौती आती है, तो वो जरा तजुर्बा आप शेयर करो, क्या आपको इसमें समस्या आई थी स्टार्टिंग में? सर सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में खाद बिकने की थी कि इसे बिक्री हम कहाँ पे करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें इसका ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहा था कि हमें कहाँ से खाद बेचना है, किसे बेचना है। तो हम धीरे धीरे मार्केट में, अपना लोकल मार्केट में उतरे। मेरठ में बहुत सारी हमने किसानों से मिले, किसान भाइयों से मिले जो आलू की खेती करते हैं, उनसे मुलाकात हुई। तो वहीं पे हमारा काम जो स्टार्ट, वहीं पे हमें कोई दिक्कत आनी स्टार्ट जो हमारी वहीं से बंद हो गई थी। जब जैसे जैसे हम फील्ड में निकलेंगे, किसान भाई हैं उन्हें बताएंगे, जो आलू वाले किसान हैं हमारे, वो सबसे ज़्यादा इसे यूज करते हैं। आलू में, मटर में, सरसों में, धान की खेती में और गन्ने में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है हमारा इसमें आलू की खेती में होता है। जी। दूसरा, कैसे जो मेरे भाई स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वो कैसे हिचकिचा रहे हैं इसको हमको करने के लिए, क्योंकि मार्केट की उनको लग रहा है कि माल नहीं बिकेगा, तो वो कैसे अपनी मार्केट बनाए सर? सर ज़्यादातर किसान जो भी है सब अपनी जो मतलब अपने लिए जो फसल बनाते हैं बिक्री के लिए, अपने घर खाने के लिए यूज में होता है। जैसे गेहूँ है तो ज़्यादातर यूरिया वगैरह डालते हैं। हम किसानों को बताते हैं सर ये आप जैसे भी आप जो कीटनाशक वगैरह इसमें डालोगे सब आप ही के पास में रिटर्न आना है। यानी कि किसानों के पास जाना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा, प्रैक्टिकली समझाना पड़ेगा। जी जी जी, कि इस तरह से आप करिए, इस तरह से आप रिजल्ट देखिए, हमारे सामने, आपके सामने रिजल्ट है, जी जी, तभी उनको जाके विश्वास होगा। जी सर। और कोई तरीका सर ऐसा मार्केटिंग के लिए, कोई और तरीका सर? मार्केटिंग के लिए सर लोकल की नर्सरी है हमारी जो अपने खेतों आसपास शहर में है, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया, वहाँ पे भी हमारा माल जाता है। और अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत हमें आई नहीं आज तक इस तरीके की माल बेचने की। स्टार्टिंग में शुरू में लगभग 3 से 4 महीने हम काफ़ी परेशान थे कि माल हम कहाँ पे बेचें। हम मार्केट में निकले, किसानों से मिले, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, उसमें किसी तरीके का हमें नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला इसमें। दूसरा सर, आपको इससे प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट हमें लगभग इसमें 1.5 से 2 लाख रुपए मंथली आराम से निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा सर, काफ़ी भाई का क्वेश्चन होता है कि ट्रेनिंग कहाँ से करें, ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है सर इस काम में? अगर कोई ट्रेनिंग नहीं करना चाहता है तो क्या वो भी स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि सर जो लोग दूर दराज क्षेत्र में बैठे हुए हैं वो आप तक नहीं पहुंच सकते हैं, वो आप तक के माध्यम से आपके यूनिट पर नहीं आके ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो वो घर बैठे कैसे इसको स्टार्ट करें, या ट्रेनिंग को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? सर ट्रेनिंग के लिए इसमें कहने के लिए हमें कुछ नहीं है। इसमें ट्रेनिंग के नाम पे अगर हम आपको कहें कि ट्रेनिंग चाहिए या इसमें 10 दिन 15 दिन आपको चाहिए, मात्र हमें तो 1 से 2 घंटे चाहिए उसमें बताने के लिए कि करना क्या है। केचुए की हमें सबसे जो दिक्कत होती है सबसे ज़्यादा, जो आने वाला हमारा टाइम है मार्च अप्रैल जो होता है, मई जून जुलाई, इन महीनों में गोबर में जो भभका बहुत बन जाता है, गर्मी बन जाती है। एक तो मेन चीज़ हमें वो गर्मी नहीं बनने देनी है जो केचुए को रखना है इसमें। अगर केचुआ गर्म बेड हमारा गोबर गर्म होगा तो केचुआ मर जाता है उसमें। एक तो बेडों में हमें नमी मॉइस्चर पूरा बरकरार रहना चाहिए। दूसरी चीज इसमें गर्म बेड जो हमारा गर्म नहीं होने चाहिए। 3 से 4 दिन में गर्मियों के मौसम में पानी इन पे लगता रहना चाहिए रेगुलर। जी। दूसरा सर ये बताइए, जैसे कोई भाई किसी कहीं से केचुआ खरीद के लाया, जी जी, तो वो तुरंत उस गोबर में डाल दे या थोड़ा ठंडा करे या उसको रिलैक्स होने दे केचुए को फिर डाले? क्योंकि काफ़ी लोग ट्रांसपोर्ट से मंगवाते हैं, तो फिर क्या करे? जैसे आपने सपोज यूनिट पे अपना केंचुआ मंगवाया कहीं से, जी जी जी, तो आपने गोबर की तैयारी कर ली है, तो उसको तुरंत गोबर में डाल दे या ठंडा करे, या कैसे उसको? सर गोबर हमारे पास में जो भी है लगभग 15 से 20 दिन पुराना होना चाहिए। और जो हम बेड पे इसकी बेड बनाते हैं, इनकी जो बनाते हैं बेड की, हमारी लंबाई तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, 10 से 15 फीट, 20 फीट। जैसे मैं देख रहा हूँ सर, ये जो आपका ये बेड है जी, ये कितने बाई कितने का है? ये सर इसकी 9 फीट तो इसकी हमारी बेड की चौड़ाई है, इसकी लगभग हमारी पिन्नी की 9 फीट चौड़ाई है और 4 फीट हमने बेड की चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी 20 फीट है। तो सर कोई खास वजह ऐसा करने की, या कितना भी फिट लंबा कर सकते हैं? लंबाई इसकी हम अपने जमीन के अकॉर्डिंग कितनी भी कर सकते हैं। चौड़ाई जो है इसमें, एक तो पुराल हमें डालने में ढकने में इसमें दिक्कत नहीं होती, इसलिए हम ज़्यादा चौड़ा नहीं कर सकते। अगर अदरवाइज हम चाहें तो इसे पूरा का पूरा 9 फीट पे पूरी पन्नी पे भी हम बना सकते हैं। उसमें क्या समस्या हमारे सामने आएगी, तो हम जो इसमें खाद उतारेंगे वो खाद उतरने में हमें दिक्कत करेगा जी। और जो पुराल हम ढकते हैं इस पे, ये पुराल है हमारी, इसे ढकने के लिए दोनों साइड से जाना पड़ता है, उसमें गोबर में हम नहीं चल सकते, इसलिए हम इसकी लंबाई जो चौड़ाई जो रखते हैं वो 4 फीट रखते हैं और बीच में थोड़ा गैप हम छोड़ देते हैं कि निकलने के लिए उसमें हमें जगह रहे। और दूसरा सर, आपने से पन्नियाँ लगाई हैं, कुछ भाई जो हैं यहाँ पर नीचे पन्नियाँ नहीं लगाते हैं इसमें। नहीं, अगर इसमें पिन्नी हम नहीं लगाएंगे तो जो अर्थवॉर्म हमारा इसमें हमने डाला है वो जमीन में अंदर घुस जाएगा। सर ये बताइए, जैसे हिंदुस्तान में सर्दी होती है, गर्मी होती है, बरसात होती है,
जी तो सर। क्या हर मौसम में कामयाब है या किसी मौसम में इसको ज़्यादा परेशानियां होती हैं या सही नहीं होता है किसी मौसम में करना? अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो किस मौसम से शुरुआत करे? सर सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ जो होती है नवंबर महीने से लेके और आपका फरवरी तक जो होता है महीना जो होता है ठंड का होता है। इसमें एक तो हमें पानी की मॉइस्चर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। हम गर्मी में अगर हम लगाएंगे इसे गर्मी के मौसम में हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें केचुए की ग्रोथ बहुत कम होती है जी। वो बननी इतनी जल्दी नहीं बन पाता। इस टाइम में जो नवंबर से हमारा चल रहा है, नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम रहता है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने का टाइम होता है इसका केचुए का जी। वो उसमें बहुत जल्दी ग्रोथ करता है और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स इसमें हमारा मिलता है इसमें। सर ये बताइए कैसे हमारे फार्मर भाई पता लगाएं कि अब उनकी खाद जो है बनके तैयार हो गई है? सर हमारा जो होता है जो गोबर हम डालते हैं उसमें जो केचुआ उसे गोबर को खा लेता है। लगभग 3 से 4 इंच की जो परत होती है हमारी उसे उतारना होता है हमें। 1 से 2 इंच की परत हमने उतार दी वही हमारा खाद तैयार होता है। जैसे ये आप देख रहे हो सामने हमारा ये गोबर खा के तैयार किया हुआ है केचुए ने खा के जो तैयार किया हुआ है खाद ये इसमें किसी भी तरीका का आपको बदबू या वैसे नहीं मिलेगी। नमी तो इसमें मोस्टली रहती है इसमें किसी भी तरह की गंध वगैरह नहीं मिल पाएगी इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा। जी जी बिल्कुल। तो अब समझे कि अगर बदबू ना आए और मिट्टी की तरह वो निकाल सके ऊपर से जी जी किरोदा मार के जी जी तो समझो कि अब खाद तैयार है। जी सर। तो कितना टाइम लगता है सर खाद बनने में? खाद बनने में सर स्टार्टिंग जो होता है हमारा लगभग 40 से 45 दिन इसमें हमारी शुरू की परत उतारने में टाइम लग जाता है। 45 दिन कम से कम होते हैं इसमें वो हमारे जी। उसके बाद में हम लगभग हर 15वें दिन 8वें दिन खाद उतरता रहता है उस पे से। सर अगर एक बेड की बात करें तो एक बेड को बनाने में कितनी लागत आती है, कितना उससे मुनाफा हो जाता है? सर हमारा जो एक बेड को बनाने में लगभग आपका एक बेड के बनाने में लगभग आपका एक जो बेड होता है हमारा एक 20 फुट की लेयर में 4 फुट की जो बेड बनाते हैं एक पिन्नी पे हमारा मान लीजिए सामने आप देख रहे हैं ये 2 बेड है। 2 बेडों की कॉस्टिंग जो बैठेगी इसमें लगभग हमारा 20 कुंटल गोबर पड़ा हुआ है इस पे बेड पे और इसमें जो कॉस्टिंग है दोनों बेडों की लगभग 3,000 रुपये से 3,500-4,000 रुपये के लगभग कॉस्टिंग हमारी आ जाती है और 6 से 7,000 रुपये का हमारा एक बेड से खाद उतर जाता है आराम से। ये प्रॉफिट हो जाता है जी। और किस तरह से सर कोई और समस्या इसमें ऐसी कोई? नहीं सर बाकी और किसी तरीके की समस्या इसमें नहीं है। हम कहने लगे कि समस्या है मेन चीज़ इसमें मार्केटिंग है। मार्केटिंग आप बाहर घूमोगे जी तो कोई समस्या किसी भी तरीके की नहीं आ पाएगी आपको। अब आपका सर फ्यूचर प्लान क्या है आगे? सर मेरा इसी में जो आप आगे देख रहे हो उसमें लगभग इन बेड़ों को डबल और मुझे करना है। फ्यूचर में माल की कोई दिक्कत है ही नहीं। माल जितना भी हम तैयार करते हैं हमारे पास में ज़्यादातर सोट ही रहता है। मिल तो बाकी और जो हमारे किसान भाइयों ने जो यूनिट लगा रखी है उनसे भी हम मंगा लेते हैं खाद। सर आप हमारे युवा बेरोजगार भाई को क्या संदेश देना चाहते हो? सर मैं अपने भाइयों से यही कहना चाहूँगा जो आप अगर गांव में रहते हो शहर में दूसरे की नौकरी करने से कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें खुद के मालिक आप अपने आप बनिए और जितना आप इसमें मेहनत करोगे उतना ही आप इसमें कमाओगे। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जी धन्यवाद सर। नमस्कार भाई जी।